हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं, नागरिक समाज और मानवाधिकार। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनकी चर्चा गाहे बगाहे लोकतांत्रिक समाजों में होती रहती है। पहले हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी की। हालांकि नागरिक समाज और मानवाधिकार इन सब का अपना बहुत गहरा रिश्ता है और नागरिक समाज इसी विचार को आगे बढ़ाता है। तो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज, सामान्य तौर पे तो हम इसे इस रूप में समझते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिक हैं जिनके पास अधिकार हैं, जिनके अपने कर्तव्य हैं, जो अपने वोट से सरकार को चुनते हैं, उसका एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाना, उनका राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाना और सत्ता से बराबर सवाल पूछना, सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखना, ये बेसिक रूप से नागरिक समाज का काम है। तकनीकी रूप में तो नागरिक समाज में वो तमाम लोग आ जाते हैं जिन्हें वोटिंग राइट है, जो राजनीतिक मसलों पर अपनी राय रखते हैं, जिनके पास संविधान द्वारा दिए गए कुछ अधिकार हैं, कुछ दायित्व हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो नागरिक समाज में वही लोग आते हैं जो राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और सत्ता पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं, सत्ता की गतिविधियों पर, और अगर सरकार की नीतियों में कहीं गलती है तो संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करते हैं, चाहे वो अपने आलेखों के जरिए करें, चाहे वो अपने विचार व्यक्त करके करें भाषण के जरिए, चाहे वो पेंटिंग, कार्टून, इनके माध्यम से सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करें और सरकार के बेहतर कदम हैं उनका वो समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको उसके मंतव्य को समाज को समझाते हैं। और ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक समाजों में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ एक नागरिक समाज हो, क्योंकि केवल अगर हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में जनता का काम वोट डालकर अपने नेताओं को चुनना है, तो ये लोकतंत्र का बहुत छोटा अर्थ है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और भी बहुत से गांधीवादी और समाजवादी कहें या जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, इस देश में विचारक रहे हैं, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया है कि हमें केवल सरकार को चुनकर मुक्त नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि बराबर सरकार की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। अगर हम एक दिन वोट डाल के और 5 साल का इंतज़ार करेंगे तो सरकारें तो बहुत कुछ गलत करना शुरू कर देंगी, तब उन्हें कौन रोकेगा। इसलिए राजनीतिक मसलों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर जो सक्रिय निगरानी है वो बनी रहे, और ये काम नागरिक समाज का है। तो नागरिक समाज में वास्तविक अर्थों में वही लोग शामिल होते हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीति के प्रति जागरूक हैं और अपना नागरिक होने का धर्म निभाते हैं। यूरोपीय देशों में नागरिक समाज का आकार बड़ा है क्योंकि वहाँ अधिकांश लोग शिक्षित हैं, अपने अधिकारों का यूज करते हैं और सरकार गलत करती है तो वो अपोज करते हैं। यानी कि जहाँ
सहभागी राजनीतिक संस्कृति है वहाँ नागरिक समाज का आकार बड़ा होता है। लेकिन कुछ पिछड़े देशों में जहाँ लोकतंत्र तो होता है लेकिन नागरिक समाज की साइज है वो छोटी होती है, और कभी कभी तो सत्ता में बैठे जो सरकार है वो दमन भी कर देती है नागरिक समाज का। लेकिन ऐसा दमन अमेरिका या और यूरोपीय जो देश हैं जहां लोकतंत्र काफ़ी आगे बढ़ चुका है, नागरिक समाज काफ़ी मजबूत है, वहां सरकार के लिए ये दमन करना आसान नहीं है। और इसका पीछे उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब अभी एक पुलिसकर्मी ने जब एक अश्वेत का गला दबाकर उसकी हत्या हो गई थी तो जनता ने प्रोटेस्ट किया, और उसमें पुलिस है वो घुटने के बल बैठकर और लोगों से माफ़ी मांग रही है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो यही नागरिक समाज की ताकत है कि सत्ता को हमेशा एक दबाव में रखें या ये कहें कि उत्तरदायित्व के साथ चलने के लिए मजबूर करें, निरंकुश नहीं होने दें। तो नागरिक समाज में तमाम बुद्धिजीवी लोग आते हैं, लेखकगण जो हैं वो आते हैं, चित्रकार हैं, सिनेमा से जुड़े लोग हैं, मीडिया है, ये सब लोग हैं, ये नागरिक समाज का हिस्सा होते हैं। तो ये तो रही बात नागरिक समाज की। अब बात आती है कि मूल अधिकार, वो मानवाधिकार क्या है। देखिए, मानवाधिकार का जो विचार है वो आधुनिक युग की देन है। हालांकि इससे पहले भी इस विचार को जो आवाज़ मिलती रही है, लेकिन एक व्यवस्थित विचार के रूप में ये जो 17वीं सदी में कहें या पुनर्जागरण के बाद जो आधुनिक युग की शुरुआत होती है वहाँ से ये विचार बल पकड़ने लगता है। और जो मध्य युग में मनुष्य को जहाँ एक पापी की भूमिका में रख दिया गया था और ये माना गया कि ये निम्न स्तर का व्यक्ति जो में इंसान है उसका स्तर निम्न है, पोप की सर्वोच्चता उस पर स्थापित कर दी गई थी। उसी स्थिति से उभारने के लिए और मानवीय विवेक को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जागरण काल और फिर उसके बाद आधुनिक युग का समय आया। तो उसमें ये बात रेखांकित की गई कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य को मनुष्य होने के नाते एक गरिमा में जीवन का हक उसे है, और उस गरिमा में जीवन को हासिल करने के लिए कुछ बुनियादी अधिकार उसे हर समाज में, हर सरकार में, दुनिया के हर कोने में उसे मिलने चाहिए। अगर वो अधिकार उसे नहीं मिलते हैं तो उसका मानव होना ही व्यर्थ है। तो मानवाधिकार का जो विचार है वो अपने आप में सर्वव्यापी है, या कहें कि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जब भी हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो हम दुनिया के हर कोने के इंसान के गरिमा में जीवन की बात करते हैं, वो चाहे किसी भी कोने में रहता हो दुनिया के। मानवाधिकार का जो विचार है वो एक आदर्श है, नैतिक अपील है। ऐसा नहीं है कि दुनिया ने इस आदर्श को हासिल कर लिया है या इस आदर्श की अक्सर से पालना संभव है। कुछ जो अंतर हैं वो तो बने रहते हैं, लेकिन मानवाधिकार का विचार एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहता है जहाँ तक हर व्यक्ति को जीवन की सुविधाएं मिलें। उसके बाद कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ता है ये मानवाधिकार के विचार की समस्या नहीं है। आज दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग रूपों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। व्यक्ति के गरिमा में जीवन के मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं।
कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं। तो ये संघर्ष चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 17वीं सदी में या उसके बाद आधुनिक युग में मानवाधिकार का विचार आ गया और उसके बाद पूरी दुनिया में मानवाधिकार का संकट समाप्त हो गया। मानवाधिकार का संकट तो हर युग में रहा है। प्राचीन युग में स्वामी और दास का संकट था। आपने प्राचीन यूनान में ये बात तो सुनी होगी कि वहाँ दासों के ऐसे ही मेले लगते थे जैसे आज पशुओं के मेले लगते हैं। मध्य युग में भी उसे पापी कहा गया और उस पर चर्च का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। आधुनिक युग में मानवाधिकारों के समक्ष नई चुनौतियां उभर कर आई हैं। वो चुनौती परमाणु हथियारों की हो सकती है, पर्यावरणीय संकट है, गरीबी है, भूखमरी है, वैश्यावृत्ति है, बाल श्रम है और भी बहुत से ऐसी अमानवीय हालात हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए एक गरिमामय जीवन की जो स्थिति है उसको हासिल करने में मुश्किल पैदा करते हैं। लेकिन एक उम्मीद के रूप में, एक अपेक्षा के रूप में, एक आकांक्षा के रूप में मानवाधिकारों की जो डिमांड है, मांग है, वो बनी हुई है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की एक सार्वभौमिक घोषणा हुई जिसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़े बहुत से अधिकारों का उसमें जिक्र किया गया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राइट टू प्राइवेसी का हो या दासता के विरुद्ध मामला हो। करीब उसमें 30 के करीब अनुच्छेद हैं जिनमें रोजी रोटी के अधिकार तक की बात उसमें की गई है। उसके लिए मानवाधिकार एक आयोग भी बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। बाद में वो 2003 में मानवाधिकार परिषद में बदल गया और उससे कुछ ज़्यादा प्रभावी मानवाधिकार परिषद रही। मानवाधिकार आयोग से कुछ अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन फिर भी अभी दुनिया में मानवाधिकार का संकट दूर नहीं हुआ है। और इसके होने में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इतना तैयार किया जाए, उनका माइंडसेट ऐसा बनाया जाए कि वो मानवीय मूल्यों के प्रति उनमें रुचि जगे, इंसान के प्रति जो एक मोहब्बत है वो पैदा हो। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भरोसे या स्टेट होल्डर्स के भरोसे हम मानवाधिकार के विचार को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक मूल्य है और वो मूल्य है मानव प्रेम का। जब ये आएगा, नफ़रत की जगह लोगों के दिलों में प्रेम जो जगह बनाएगा, तब जाके जो मानवाधिकार का विचार है वो आगे बढ़ पाएगा। और कभी इसके मार्ग में जाति बाधा हो जाती है, कभी धर्म बाधा हो जाता है, कभी लैंगिकता की दीवार खड़ी हो जाती है, तो कभी राष्ट्रवाद बीच में आ जाता है कि हम राष्ट्र के नाम पर चाहे दूसरे लोगों को मार दें तो वो जायज़ है, चाहे हम धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को कुछ भी कह दें तो वो जायज़ है। हमने अभी जम्मू कश्मीर का उदाहरण भी देखा था, जब वहाँ धारा 370 हटाई गई तो वहाँ की महिलाओं पर बहुत सी अभद्र टिप्पणियाँ की गई और एक मर्दाना राष्ट्रवाद का जो एक विचार है वो उभर कर आया। तो हमने उसे जायज़ मान लिया और एक मौन स्वीकृति मिलती गई समाज की कि हाँ ठीक है, वहाँ अगर आप मुस्लिम महिलाओं के बारे में ऐसा कहते हैं तो जायज़ है। तो कई क्षेत्र है, यही बात हम पाकिस्तान या अपने जो शत्रु राष्ट्र है उनके बारे में कह देते हैं। अगर भारत के ही सैनिक किसी दूसरे का सर काट ले जाते हैं या निर्मम हत्या कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये तो
सही है, शत्रु के साथ तो ऐसा ही किया जाना चाहिए। तो अलग अलग पैमाने, यही जातिगत जब झगड़े होते हैं तब एक जाति के लोग हैं उन पर हिंसा है वो सर चढ़ कर बोल जाती है। तो ये सब की सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मानवाधिकार के मार्ग में एक बाधा है, और दुनिया में ये अलग अलग रूपों में देखी जा रही हैं। अमेरिका जैसे देश तो सुसंपन्न समाज हैं, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड का मामले में जो एक अश्वेत था और उसकी हत्या की गई, एक तरह से हिरासत में मौत का मामला टाइप में था वो, तो एक रंगभेद की जो स्थिति है अमेरिकी समाज में वो फिर से उभर कर आई। तो ऐसे अलग अलग समाजों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो यही एक मानवाधिकार के मार्ग में जो बाधाएं हैं, और ये बाधाएं तब दूर होंगी जब हम एक एजुकेशन इस तरह की मिले समाज में, और ये केवल शिक्षा स्कूली या कॉलेज शिक्षा की बात नहीं है, समाज में ऐसे उदाहरण पेश किए जाएं जो किसी का कोई दमन ना करे, या दमन करे तो उसे समझाए, उसे रोके, ना कि उसे उकसाए। तमाम जो नफ़रत पैदा करने वाले स्रोत हैं उन पर अंकुश लगे, वो अंकुश अपने आप स्तर पर भी लगे, वो अंकुश बाहर से भी लगे उन पर, तब जाके मानवाधिकार का जो विचार है समाज में लागू हो पाएगा। अन्यथा हम संगोष्ठियों में, पत्र पत्रिकाओं में इस विचार की पैरवी करते रहेंगे, इस पर लेख लिखते रहेंगे, पुस्तकें लिखते रहेंगे, लेकिन ज़मीन पर यह विचार उतर नहीं पाएगा। राजनीतिक जो लोलुपता है वो भी इसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। आज राजनीतिक दलों में या सियासत में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मानवीय प्रेम को जिंदा रखकर अपनी सत्ता हासिल कर लें। उन्हें भी यही लगता है कि सियासत में तभी पहुंचा जा सकता है जब आप समाज को बांटोगे, जाति में बांटो, धर्म में बांटो, और भी कहीं बंटवारा हो सकता है तो वहाँ बांटो। समाज की एकजुटता सत्ता में बैठे लोगों के लिए आमतौर पर मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि जब समाज एकजुट होता है तो वो विकास की राजनीति की मांग करता है, और समाज विकास की राजनीति ना करे या विकास के मुद्दों को ना उठाए, इसके लिए सियासत में बैठे लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो समाज को आभासी मुद्दों में उलझा दें। यही दिक्कतें हैं मानवाधिकार के विचार के सामने। तो जो मानवाधिकार का संकट क्या है, इसमें कहाँ बाधाएं हैं, वो हमने आपको बताई है, और इस पुस्तक में भी ये अध्याय रखा है। इसका उद्देश्य भी यही है कि हम इस विचार की ज़रूरत को समझें और कभी भी ऐसी शक्तियों के बहकावे में नहीं आए, उनके प्रभाव में नहीं आए जो इंसान से इंसान को दूर करती हैं, नफ़रत पैदा करती हैं, जो इंसान को दोयम दर्जे पर स्थापित करने की शिक्षा देती हैं, प्रेरणा देती हैं। उन तमाम शक्तियों के विरोध में खड़ा हुआ जाए, तब ये जो विचार है इसके पढ़ने का अपना महत्व है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे।